सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी कक्षा में पाठ 1 बढ़े चलो जवान नामक कविता का पाठन करेंगे और इस कविता का अर्थ भी समझेंगे। विद्यार्थियों, यह कविता शिवराज भारती जी ने लिखी है। किसने लिखी है? शिवराज भारती जी ने लिखी है। आइए देखते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर मन में सोचेंगे और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करेंगे। पहला प्रश्न है, दो देशों को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? दो देशों को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप सभी ने सोच लिया होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा सीमा या सरहद। क्या कहते हैं? सीमा या सरहद। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सरहद या सीमा पर देश की रक्षा कौन करता है? सरहद या सीमा पर देश की रक्षा कौन करता है? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सरहद या सीमा पर देश की रक्षा सैनिक करते हैं या सिपाही करते हैं। कौन करता है? सैनिक करते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, देश की सेवा करते हुए सैनिकों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता होगा? बताइए। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी ने उत्तर सोच लिया होगा कि विद्यार्थियों, सैनिकों को देश की सेवा करते हुए, मान लीजिए सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में है, बर्फीले इलाकों में है, तो कड़ाके की ठंड को झेलते हुए बर्फ़ की मार को भी सहना पड़ता है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं किस तरह से सरहद में देश की रक्षा कर रहे हैं और बर्फ बारी को भी सह रहे हैं। विद्यार्थियों, इस स्थिति में बर्फबारी, पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है तो कभी कभी कुछ सैनिक दब भी जाते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि कई सैनिकों की ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह से सर्दी के मौसम में, इसी तरह कड़ाके की गर्मी में भी और बारिश में भी वह अपनी सेवा करते रहते हैं। विद्यार्थियों, सैनिकों की नौकरी इतनी आसान नहीं है। इन्हें प्रशिक्षण के समय जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है विद्यार्थियों, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि कुछ लोग तो ट्रेनिंग में ही छोड़ करके भाग जाते हैं। विद्यार्थियों, इन्हें सूरज निकलने से पहले जगना पड़ता है या उठना पड़ता है और इन्हें पूरा दिन दौड़ाया जाता है। तरह तरह की प्रशिक्षण दिए जाते हैं। रस्सी पकड़ करके चढ़ाया जाता है, आदि तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जंगलों में घूमते समय इन्हें नक्सलियों, आतंकवादियों आदि से भी लड़ना पड़ता है। कभी कभी तो मौत भी हो जाती है। आप ये समझ रहे होंगे कि आज जो हम आराम और चैन की नींद, या हमारा देश में हम सभी व्यक्ति जो आराम से, चैन से जी रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, तो वह किसकी वजह से? इन सैनिकों की ही वजह से। अगर ये सैनिक सरहद पर ना हो तो क्या होगा? जो विदेशी हैं
जो दूसरे देश वाले हैं वो हमें चैन से नहीं सोने देंगे। आतंकवादी हमारे देश पर आतंक फैला देंगे, नक्सली हमारे देश पर आतंक फैला देंगे, दूसरे देश पर या हमारे देश पर कब्जा कर लेगा। तो इस वजह से इन तमाम समस्याओं को सामना करते हुए विद्यार्थियों यह देश की रक्षा करते हैं। आपको मालूम होगा कि सालों तक यह घर नहीं आ पाते, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, आज सभी से दूर रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, कविता है बढ़े चलो जवान। शिवराज भारती जी ने यह कविता लिखी है। काव्य परिचय। विद्यार्थियों, काव्य परिचय में बताया गया है, अच्छा, हम देश की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है शिक्षण पूर्व गतिविधियाँ। पहला प्रश्न है हम देश की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। आप सभी ने उत्तर सोच लिया होगा। विद्यार्थियों, आप देश की सेवा करने के लिए केवल आपको सैनिक बनने की ही जरूरत नहीं है, आप अन्य तरीके से भी देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी के रूप में, आप विद्यार्थी के रूप में भी देश की सेवा कर सकते हैं। अब होता क्या है विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि आप में से तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो देश की जो संपत्ति है, जैसे मान लीजिए लाइट है, बल्ब लगा हुआ है रोड पर, या कोई बिल्डिंग का शीशा है, सरकारी बिल्डिंग का, इमारत का, या किसी सार्वजनिक वाहन से हम यात्रा कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्षति ना पहुंचाएं, यानी इन सारी चीज़ों को तोड़े नहीं। इतना ही नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में आप पानी है, पानी को बर्बाद ना करें। इस तरह से भी पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं, पेड़ पौधे ना काटें। इस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। अधिकारी के रूप में मान लीजिए आप पढ़ करके कोई अधिकारी बन गए, तो ऐसी स्थिति में आपका यह फर्ज है कि जो देश के विकास के लिए जो रुपया, जो पैसा आता है, उस पैसे का सही तरीके से खर्च करें, उसे विकास के कार्यों में लगाएं, उसका घोटाला ना होने पाए। यानी कुछ लोग होते क्या हैं कि मान लीजिए जितना रुपया आया उसमें से कुछ धन तो लगा देते हैं और आधे से ज़्यादा धन हड़प जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक अधिकारी के रूप में हम ईमानदारी से काम करें, और जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा और देश का उचित विकास होगा। इसी तरह विद्यार्थियों डॉक्टर के रूप में भी है। अब मान लीजिए डॉक्टर बन गए पढ़ लिख करके आप, तो आपका यह फर्ज है कि देश के हर नागरिक को सच्ची का इलाज हो। जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसका भी उचित इलाज हो सके। जो जीवन और मौत से जूझ रहा है उसका भी इलाज हो सके। तमाम ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जो गरीब लोग हैं
जो उनका इलाज करा पाना उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बनने से अब होता क्या है कि जो डॉक्टर बन जाते हैं तो हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम मानवता को शर्मसार करें कि हम डॉक्टर बन गए हैं, किडनी आदि तमाम अंगों का व्यापार करने लगे, लोगों को उनके अंगों को निकाल करके उन्हें मौत प्रदान करें। यह डॉक्टर का फर्ज नहीं है। डॉक्टर को विद्यार्थियों देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन देता। मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, अगर डॉक्टर ना हो तो क्या होगा? वह बिना पैर के ही या एक पैर के भी या पैर टूट गया तो जीवन भर वह क्या हो जाएगा? अपंग हो जाएगा और लेटे लेटे ही खाना पड़ेगा, चल फिर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को एक तरह से देवता कहा जाता है। तो इस तरह से आप कई तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। काव्य परिचय। विद्यार्थियों, इस कविता में भारतीय वीर सैनिकों में अदम्य साहस है। अदम्य यानी जिसका दमन ना किया जा सके या जिसे दबाया ना जा सके, ऐसा साहस है। वे शत्रुओं का मुकाबला डटकर करते हैं तथा भारत माता के सच्चे सपूत होने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता ऐसे ही देशभक्ति के भाव को जागृत करने वाली है। आइए कविता पढ़ते हैं। बांध शीस पर कफन बढ़े चलो जवान, बांध शीस पर कफन बढ़े चलो जवान, आंधियों को मोड़ दे, आंधियों को मोड़ दे तू बन के तूफान, बढ़े चलो जवान। विद्यार्थियों, कवि कहता है, कवि वीर जवानों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वीर सपूतों या हे वीर जवानों, हे वीर सैनिकों, देश की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांध लो। कफन क्या होता है विद्यार्थियों? विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के पश्चात जो शव होता है तो उस शव के ऊपर जो चादर उड़ाई जाती है या चादर जो से उस शव को ढकते हैं वह कफन कहलाता है। तो वही कवि कह रहा है कि बांध शीस पर कफन बढ़े चलो जवान, आंधियों को मोड़ दो तू बन के तूफान, बढ़े चलो जवान। कि बांध शीश पर कफन, सिर पर कफन बांध लो, अर्थात यदि मौत भी आ जाए तो देश की रक्षा करते समय आप मौत से घबराएं नहीं। सिर पर कफन बांध लो, घबराएं नहीं, निर्भय होकर उसका स्वागत करो। क्यों? विद्यार्थियों, कर्तव्य पथ पर अगर मौत भी मिलती है तो मौत से घबराना नहीं है। बढ़े चलो जवान, आंधियों को मोड़ दो, कवि कह रहा है। आगे कवि कहता है कि कर्तव्य पथ पर अगर मुसीबतें, कठिनाइयाँ भी आती हैं तो उन कठिनाइयों से घबरा करके रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। आगे कवि कहता है कि आंधियों को मोड़ दो, अर्थात आंधी की तरह जो भी मुसीबत या बाधा हो उसे आप तूफान बनकर दुगने उत्साह से या उमंग से उसे मोड़ दो या उस बाधा को समाप्त कर दो। अर्थात जो देश के रक्षा में बाधा बन रही है उस बाधा को समाप्त कर दो, ऐसा कवि कह रहा है। हिंद की सरहद को पार जो करे, हिंद की सरहद को पार जो करे, उसके शीश पर पलट तू काल सा पड़े। हिंद की सरहद को पार जो करे, उसके शीश पर पलट तू काल सा पड़े। कवि कहता है विद्यार्थियों कि जो भी दुश्मन हिंद यानी हिंदुस्तान की सीमा रेखा को पार करके देश के अंदर
घुसने या अधिकार करने का प्रयास करे तो उसके शीश पर तुम वीर जवानों काल बनकर टूट पड़ो, अर्थात उस दुश्मन को खत्म कर दो। विद्यार्थियों, कवि कह रहा है कि कोई दुश्मन यदि हिंदुस्तान की सीमा रेखा को पार करके देश के अंदर घुसने या अधिकार करने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में तुम उस दुश्मन के शीश पर तुम वीर जवानों काल बनकर टूट पड़ो और उस दुश्मन का खात्मा कर दो, उसे सदा सदा के लिए धूल चटा दो या खत्म कर दो, ताकि जो भी तुम्हारे इस कारनामे को देखे वह दोबारा तुम्हारे देश की ओर आंख उठाकर या अंदर घुसने की हिम्मत ना करे। ऐसा कवि कह रहा है। कवि कह रहा है कि तुम इस तरह से उस जवान को, उस दुश्मन को धूल चटा दो या उसे खत्म कर दो, जिससे कि दूसरा जो भी देखे वह दोबारा तुम्हारे देश के अंदर घुसने की हिम्मत ना करे या देश की तरफ आंख उठाकर देखने का प्रयास ना करे, हिम्मत ना करे। तुझसे होनहार पर हम सबको है गुमान, बढ़े चलो जवान। तुझसे होनहार अर्थात यह सब तुमसे ही हो सकता है। कभी कह रहा कि तुम होनहार हो, अर्थात यह सब तुमसे हो सकता है। हम सभी को तुम पर अभिमान है, हे वीर जवानों, बढ़े चलो। मुसीबत और कठिनाइयों को देख करके तुम रुको नहीं, धैर्यता के साथ उनको हल करते हुए बढ़े चलो। वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म, वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म। माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम, माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम। काल भी हो सामने उखड़ न पाए पाँव, काल भी हो सामने उखड़ न पाए पाँव। बढ़े चलो जवान, बढ़े चलो जवान। आगे विद्यार्थियों कवि कहता है, विद्यार्थियों आगे कवि वीर जवानों को धरती माँ के वीर लाडलों की सौगंध कहते हुए, खिलाते हुए कहता है कि यदि तुम्हारे सामने काल भी खड़ा हो, काल अर्थात मौत या मृत्यु भी खड़ी हो, तो भी तुम्हारे पांव डगमगाने नहीं चाहिए। कि काल भी हो सामने उखड़ न पाए पांव, कि यदि काल भी तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हारे पांव उखड़ने नहीं चाहिए, डगमगाने नहीं चाहिए। हे वीर जवानों, निर्भय होकर के मृत्यु से लड़ना चाहिए। अर्थात अगर देश के कोई संकट या आपदा है, आप सरहद पर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पीछे नहीं हटना, उस मौत को भी मात देनी है और जीत देश को दिलानी है। तो ऐसी स्थिति में काल भी यदि सामने खड़ा है तो तुम्हें परेशान नहीं होना। उखड़ न पाए पांव, आपके पैर डगमगाने नहीं चाहिए और निर्भय होकर उस मृत्यु से लड़ना चाहिए। हे वीर जवानों, उत्साह, जोश व उमंग के साथ आगे बढ़ते चलो, रुको नहीं। तो इस तरह से विद्यार्थियों इस कविता को शिवराज भारती जी ने स्पष्ट किया है। आप सभी बात को, कविता को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जवानों का पराक्रम, वीरता, निडरता, उत्तरदायित्व का बोध, यानी जो जिम्मेदारी है देश की रक्षा के लिए आप नियुक्त हैं या तैनात किए गए हैं, तो सरहद पर देश की रक्षा करें। ऐसी स्थिति में देश की रक्षा में यदि आप जीतेंगे तब भी
देश का गौरव सम्मान बढ़ेगा। यदि आपको मृत्यु मिलती है तो स्वर्ग मिलेगा। विद्यार्थियों कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु से हमें घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, निर्भय होकर के उसका स्वागत करना चाहिए। तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। ये जीवात्मा है जहाँ से आती है और जब शरीर पुराना हो जाता है तो इसे छोड़ करके पुनः नया शरीर धारण करती है। तो इसलिए अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आंधियों को मोड़ने की ताकत किसमें होती है? आंधियों को मोड़ने की ताकत किसमें होती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि आंधियों को मोड़ने की ताकत विद्यार्थियों वीर जवानों में होती है। किसमें होती है? वीर जवानों में। होनहार किसे कहा गया है? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि होनहार वीर जवानों को कहा गया है। किसे? वीर जवानों को कहा गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वीरों की धरा का नाम बताइए। तो वीरों की धरा का नाम भारत भूमि है। क्या है? भारत भूमि है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि जवानों को सिर पर क्या बांधकर चलने के लिए कह रहा है? तो भी आपने पढ़ा था कि कवि जवानों को सिर पर कफन बांध कर चलने के लिए कह रहा है। क्या? कफन बांध कर चलने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है, सरहद पार करने वालों के साथ जवानों को क्या करने के लिए कहा गया है? सरहद पार करने वालों के साथ जवानों को क्या करने के लिए कहा गया है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सरहद पार करने वालों पर काल के समान टूट पड़ने के लिए जवानों से कहा गया है। फिर से समझेंगे कि सरहद पार करने वालों पर काल के समान टूट पड़ने के लिए जवानों से कहा गया है। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, देश के जवानों पर हम सबको गुमान क्यों है? देश के जवानों पर हम सबको गुमान क्यों है? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि देश के जवानों पर हमें गुमान है क्योंकि वह वीरता के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हैं। देश के जवानों पर हमें गुमान है क्योंकि वह वीरता के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कवि किन परिस्थितियों में भी जवानों के पैर न उखड़ने के लिए कह रहा है? कवि किन परिस्थितियों में भी जवानों के पैर न उखड़ने के लिए कह रहा है? विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मृत्यु को सामने देख कर भी या काल को सामने देख कर भी वीर जवानों को पैर नहीं उखड़ने चाहिए, ऐसा कवि कह रहा है कि आप तुम्हें मौत से भी घबराना नहीं है। तो विद्यार्थियों शब्दार्थ था कि शीश का अर्थ है सिर, कालसा का अर्थ है मृत्यु के समान, काल यानी मृत्यु, शा माने समान, तो मृत्यु के समान या मृत्यु के सदृश। कसम का अर्थ है प्रतिज्ञा या सौगंध, कसम का अर्थ है प्रतिज्ञा या सौगंध। कफन का अर्थ है सौवस्त्र। हमने आपको बताया कि जो डेड बॉडी होती, जो शव होता है, मरने के बाद व्यक्ति का शरीर, उसे ढकने के लिए जो कपड़ा होता है उसे कफन बोलते हैं।
गुमान का अर्थ है विद्यार्थियों गर्व या अभिमान। क्या है? गर्व या अभिमान। होनहार का अर्थ है विद्यार्थियों मेधावी। क्या अर्थ है? मेधावी। सरहद का अर्थ है सीमा। और लाडला का अर्थ है विद्यार्थियों प्यारा। क्या अर्थ है? प्यारा। विद्यार्थियों यहाँ पर बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का उत्तर आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के द्वारा देंगे, अर्थात पिछले कक्षा में जब आप थे तो जो जैसे टेस्ट पेपर देते थे जा कर के, तो वहाँ पर जो है एक लिंक होगी, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक पेज खुल करके आएगा। वहाँ पर विद्यार्थियों यह प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर केवल आपको वहाँ लिखना है। तो बात आप हमारी समझ गए होंगे कि वहाँ पर प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न आप यहाँ से देखेंगे और इसका उत्तर आप वहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न क्या है कि भारत के उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम बताइए। यानी दो दिशाएं दी गई हैं, यानी या तो उत्तर दिशा में स्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम लिख दें, या पूर्व दिशा में स्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम लिख दें। दोनों दिशाओं में नहीं, किसी एक दिशा में स्थित आप पड़ोसी देश का नाम लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तर दिशा में भी कई पड़ोसी देश हैं और भारत के पूर्व दिशा में भी कई पड़ोसी देश हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो आज का विद्यार्थियों लेखन कार्य है कि पाठ्य कविता पढ़ें व समझें, कठिन शब्द, शब्दार्थ व कवि परिचय भी है, तो जिसे आप अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। अगर आप कविता के अर्थ को नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को पुनः देखें और समझें। आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।